आदाब नमस्कार, मैं अशर यासिर, आपका स्वागत है सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित लंबित मुद्दों के साथ साथ विभिन्न राज्य परियोजनाओं पर केंद्रीय सहायता के लिए दबाव डाला। आईटी मंत्री डी श्रीधर बाबू और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने कथित तौर पर प्रधानमंत्री को 4 दिन पहले नागर कन्नौज जिले के डोलमपेटा में हुई SLBC सुरंग दुर्घटना और सुरंग के अंदर फंसे 8 श्रमिकों को बचाने के लिए चल रहे बचाव अभियान के बारे में जानकारी दी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर BC आरक्षण, जातीय जनगणना और SC वर्गीकरण विधेयकों के बारे में चर्चा की। उन्होंने दूसरे चरण के हिस्से के रूप में हैदराबाद मेट्रो रेल कॉरिडोर को उपनगरीय क्षेत्र तक विस्तारित करने पर भी चर्चा की। शमशाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुचेरला में फ्यूचर सिटी तक प्रस्तावित 22 किलोमीटर के विस्तार के लिए केंद्रीय समर्थन मांगा। सूत्रों ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने मोसी रिवर फ्रंट कायाकल्प परियोजना, RRR परियोजना के विकास और फ्यूचर सिटी पर काम में तेजी लाने के लिए केंद्रीय वित्तीय पोषण पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि HMDA, TGIIC और HMR ने इन परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता सर्वे पहले ही कर लिया है। बुनियादी ढांचे के अलावा रेवंत रेड्डी ने लंबित परियोजनाओं के लिए केंद्र से धन जारी करने और विभाजन के वादों के निष्पक्ष कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की भी मांग की। मोदी के साथ अपनी बैठक के बाद उन्हें राज्य के प्रमुख मामलों पर कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा करने की उम्मीद है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने तेलंगाना हाई कोर्ट में 3 अलग अलग याचिकाएं दायर की, जिसमें उन्होंने अलग अलग मामलों में उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार यादव की शिकायत के आधार पर सैफाबाद पुलिस ने FIR दर्ज की थी कि रामाराव ने 20 अगस्त 2024 को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। ट्वीट में लिखा था, मेरे शब्दों को याद रखना घटिया मंत्री रेवंत। हम उसी दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सचिवालय के आसपास से कचरा साफ कर देंगे जिस दिन हम फिर से सत्ता में आएंगे। आप जैसे दिल्ली के गुलाम से कभी भी तेलंगाना में स्वाभिमान और गौरव को समझने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। स्कूली बच्चों के सामने गंदी भाषा का इस्तेमाल करना आपकी घटिया सोच और असभ्य परवरिश को दर्शाता है। आपकी मानसिक बीमारी से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। उत्तरी पुलिस ने कांग्रेस उम्मीदवार अतराम सुगुना की शिकायत पर KTR के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुगुना ने शिकायत की है कि मोसी पुनर्द्वार परियोजना पर BRS नेता के झूठे भाषणों की वजह से उन्हें महाराष्ट्र के निवासियों से कई शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने परियोजनाओं से 25,000 करोड़ रुपए हड़पे हैं। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की और पुलिस तथा वास्तविक शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी कर अपनी दलीलें पेश करने को कहा है। तीसरी याचिका में रामाराव और पूर्व मंत्री G जगदीश रेड्डी ने रचकोंडा आयुक्तालय के मेडपल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है। तेलंगाना के श्रीशैलम में SLBC सुरंग में फंसे झारखंड के 4 मजदूरों के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। प्रशासन ने उन्हें हादसे की पूरी जानकारी दी। फंसे मजदूरों में संदीप साहू, जगदाजेश, संतोष साहू और अंजू साहू शामिल हैं। परिजनों ने बताया कि हादसे के दिन ही उन्हें सूचना दे दी गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन उन्हें श्रीशैलम लेकर आए हैं। उन्हें उम्मीद है कि फंसे हुए मजदूर सुरक्षित वापस लौट आएंगे। सुरंग में फंसे 8 लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। पानी और कीचड़ की वजह से अभियान में दिक्कतें आ रही है, लेकिन सरकार वैकल्पिक रास्ते तलाश रही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और NGRI ने सुरंग में ऊपर या किनारे से प्रवेश की संभावना पर विशेषज्ञों की मदद ली है। भारतीय नौसेना और NDRF मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान में जुटी हुई है। NDRF, SDRF, भारतीय सेना और हाइड्रा टीम मिलकर राहत कार्य कर रही है। रेड होल माइंस ने 40 मीटर तक खुदाई कर ली है, लेकिन आगे रास्ता मुश्किल बना हुआ है। परिजनों ने प्रशासन के प्रयासों पर संतोष जताया और उम्मीद जताई कि बचाव अभियान सफल होगा। उन्होंने उत्तराखंड टनल हादसे का उदाहरण देते हुए कहा कि 17 दिनों के बाद 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। ऐसे में वो भी अपने परिजनों की सुरक्षित वापसी की आशा कर रहे हैं। तेलंगाना में 2025-26 शैक्षणिक सेशन से CBSE, ICSE, IB सहित अन्य बोर्ड से संबंधित स्कूलों में क्लास 9 के छात्रों के लिए तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाएगा। सचिव योगिता ने एक अपडेट में अधिसूचना जारी की है कि 2026-27 शैक्षणिक वर्ष से क्लास 10th के छात्रों के लिए ये अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है कि शिक्षण और परीक्षाओं के लिए मानक तेलुगु सिंगडी को CBSE विषय सूची के मुताबिक 089 कोड के साथ सरल तेलुगु वेनेला से बदल दिया जाएगा। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तेलंगाना स्कूलों में तेलुगु का अनिवार्य शिक्षण और सीखना अधिनियम 2018 के मुताबिक
CBSE, ICSE और IB स्कूलों में भी तेलुगु शिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। हालांकि विभिन्न कारणों से पिछली सरकार ने इसे स्कूलों में पूर्ण पैमाने पर लागू नहीं किया। नई सरकार राज्य में अनिवार्य रूप से तेलुगु की शिक्षा लागू करना चाहती है और इसलिए अब उचित उपाय किए जा रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा लिए गए निर्णय के तहत भाषा के लिए सरलीकरण, शिक्षण और रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा 9 और 10 के लिए सरल तेलुगु वेनेला पाठ्यपुस्तक का उपयोग किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि सरल तेलुगु को लागू करना उन छात्रों के लिए भी फायदेमंद होगा जो गैर तेलुगु राज्यों से आते हैं या जिनकी मातृभाषा तेलुगु नहीं है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का समर्थन किया। स्टालिन का रुख है कि जनसंख्या के आधार पर संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन पूरे दक्षिण भारत को प्रभावित करता है। BRS नेता DMK नेता से सहमत थे कि जिन राज्यों ने सफलतापूर्वक जनसंख्या प्रबंधन किया है उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। KT रामाराव ने X पर पोस्ट किया है कि मैं थिरु स्टालिन से पूरी तरह सहमत हूँ और इस पर उनका पुरजोर समर्थन करता हूँ। जब देश को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब आप धार्मिक रूप से परिवार नियोजन लागू करने के लिए दक्षिणी राज्यों को दंडित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि दक्षिणी राज्यों के प्रयासों पर विचार किए बिना परिसीमन लागू करना लोकतंत्र या संघवाद की भावना में नहीं है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष ने राज्यों को वित्तीय योगदान के आधार पर परिसीमन का भी प्रस्ताव रखा है। DMK नेता ने पहले पोस्ट किया था कि परिसीमन सिर्फ तमिलनाडु के बारे में नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत को प्रभावित करता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता पंडित संजय कुमार ने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए ये सुझाव देकर विवाद पैदा कर दिया है कि यदि भारत को जीतना है तो भाजपा उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए और यदि पाकिस्तान को जीतना है तो उन लोगों को वोट देना चाहिए जो भारत के हितों के खिलाफ काम करते हैं। करीमनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भड़काऊ बयान दिया गया था, जहां उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को आगामी MLC चुनाव परिणामों को कांग्रेस सरकार के 14 महीने के शासन पर जनमत संग्रह के रूप में मानने की चुनौती भी दी थी। वरिष्ठ भाजपा नेता ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग आरक्षित श्रेणी में मुसलमानों को शामिल करने पर बीजेपी के विरोध को दोहराया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार ऐसे किसी भी विधेयक को मंजूरी नहीं देगी जिसमें मुसलमानों को BC सूची में शामिल किया गया हो, क्योंकि उनका मानना है कि इससे हिंदू BC को उनके उचित आरक्षण से वंचित होना पड़ेगा। IIT पटना के तीसरे वर्ष के एक छात्र ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली। पहले उसने नस काटी और फिर हॉस्टल की बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। बिडहा के अमहरा स्थित IIT कॉलेज के हॉस्टल में हुई इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। मृतक छात्र की पहचान हैदराबाद निवासी राहुल के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। IIT कॉलेज का प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। IIT पटना के निदेशक भी मौके पर पहुंचे। छात्र और अन्य लोगों ने तत्काल राहुल को इलाज के लिए बिडहा के एक निजी अस्पताल में लाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। कॉलेज के रजिस्ट्रार ने कहा है कि IIT पटना के हॉस्टल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। बीटेक 3rd ईयर के छात्र ने अपने हॉस्टल के कमरे की बालकनी से नीचे कूदकर जान दे दी। संस्थान इस दुखद घटना और एक प्रतिभाशाली छात्र के खोने से शोक में है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने महाशिवरात्रि पर लाडले मशक दरगाह में राघव चैतन्य शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता सिद्धरमैया हिरमत ने कहा है कि मैंने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की जिसमें 500 लोगों को महाशिवरात्रि पर राघव चैतन्य शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दी गई है। चूँकि लाडले मशक दरगाह एक विवादित स्थल है, इस पर 2 दिनों तक सुनवाई हुई और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने एक आयोग का गठन किया जिसने पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलबुर्गी जिले का आलम तालुक में लाडले मशाक दरगाह में राघव चैतन्य शिवलिंग है। राघव चैतन्य शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को पूजा करने के लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एंड सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को मैंने एक रिक्वेस्ट लेटर किया था। 500 लोगों को हम पूजा करने के लिए परमिशन देने के लिए मैं रिक्वेस्ट किया था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस डिपार्टमेंट मुझे कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करने के बाद मैंने कलबुर्गी हाईकोर्ट को रिट पिटिशन रिट ऑफ मैंडामस डाला था। रिट ऑफ मैंडामस 2 दिन हियरिंग हो गया है कल, और हियरिंग होने के बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट जज साहब ने क्या किया, ये डिस्प्यूटेड साइट है लाडले मशक दरगाह और राघव चैतन्य शिवलिंग बोल के एक कमीशन ने नियमित किया। कमीशन जाके खुद रिपोर्ट क्या है, वो रिपोर्ट शिवलिंग है क्या नहीं है, या मजार है या लाडले मशक दरगाह है बोल के पूरा एंटायर रिपोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट को सबमिट करने के बाद कल संपूर्ण जो हियरिंग होने के बाद वो सब होने के बाद ऑनरेबल जज साहब ने एक ऑर्डर किया कि 15 लोगों को पूजा करने के लिए हमारे को परमिशन दिया राघव चैतन्य शिवलिंग को आज के दिन। वो टाइमिंग
कर्नाटक के बेंगलुरु में भ्रष्टाचार का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस पर फोन पे के जरिए रिश्वत लेने का आरोप है। वहीं अब ये मामला वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास पहुंच चुका है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 21 फरवरी को एक गाड़ी चालक बेंगलुरु से वर्तुर कैले की ओर जा रहा था। गाड़ी चला रहे युवक का नाम राजमल्ला है। वन वे सड़क पर उसने उल्टी दिशा में गाड़ी चलाई और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया। उस समय वहाँ ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने गाड़ी को रोक लिया। ड्राइवर 1500 रुपए का जुर्माना भरने को तैयार था, लेकिन कांस्टेबल जुर्माने की रसीद देने के लिए तैयार नहीं था। अंत में ड्राइवर ने फोन पे पर कांस्टेबल को 500 रुपए का भुगतान किया। गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने इसकी शिकायत ईमेल के माध्यम से एसीपी रमेश से की और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसीपी ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि अगर आरोप सही पाए गए तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि लोगों से भी अपील है कि ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। हाल ही में बेंगलुरु में ट्रैफिक नियमों के अवहेलना के मामले बढ़ रहे हैं। इसको लेकर कुछ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस भी इसका फायदा उठाकर रिश्वत लेते हुए मिल जाते हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया था जिसमें दोपहिया गाड़ी चालक पर 1.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। स्कूटर चालक ने जुर्माना अदा कर दिया और गाड़ी को वापस ले लिया, लेकिन जुर्माने की रसीद लगभग 20 मीटर लंबी थी, जिसकी चर्चा खूब हुई। कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, जो जल संसाधन विभाग भी संभालते हैं, उन्होंने आज कहा कि राज्य में पीने के पानी की कोई कमी नहीं और सरकार सिंचाई की जरूरतों को भी प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर रही है। शिव कुमार ने बताया कि राज्य में पीने के पानी कोई समस्या नहीं है। हमारे पास पर्याप्त पीने का पानी और हम सिंचाई की जरूरतों को भी प्रभावी ढंग से जारी रख रहे हैं। शिव कुमार ने कहा है कि उदयपुर में दूसरे अखिल भारतीय जल संसाधन मंत्रियों के सम्मेलन में कर्नाटक से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान हमने तुंगभद्र नदी के मुद्दों को संबोधित किया और एक वैकल्पिक बांध बनाने की इच्छा व्यक्त की। संबंधित मंत्रियों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ बैठकें की और मैंने व्यक्तिगत रूप से चंद्रबाबू नायडू से बात की। हमने गाद को हटाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो जल भंडारण में महत्वपूर्ण कठिनाइयों का कारण बन रही है। उन्होंने उल्लेख किया है कि इस मुद्दे पर आगे चर्चा करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ बैठक कर सकते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और 4 बार के सांसद शशि थरूर इन दिनों अपनी सियासी भूमिका को लेकर कशमकश की स्थिति से गुजर रहे हैं। कांग्रेस में थरूर खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात कर थरूर ने पार्टी में नजरअंदाज किए जाने की शिकायत की, साथ ही पार्टी में अपने सियासी रोल के बारे में जानने की कवायद। लेकिन राहुल के दरबार से मायूस और खाली हाथ लौटने के बाद अब थरूर ने बागी तेवर अपना लिए हैं। शशि थरूर ने पहले पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की तारीफ की और फिर केरल की पिनराई विजयन सरकार की तारीफ करते हुए एक लेख लिखा। तब से कांग्रेस नेताओं के निशाने पर हैं। ऐसे में शशि थरूर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो फिलहाल कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन अगर पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास दूसरे विकल्प हैं। इस तरह थरूर ने कांग्रेस हाईकमान को सियासी संदेश दे दिया है। शशि थरूर ने साफ साफ पार्टी को बता दिया है कि कांग्रेस मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तो मैं पार्टी के लिए मौजूद हूँ। अगर पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास करने के लिए अपने काम भी है। थरूर ने कहा है कि कांग्रेस को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, मेरे पास किताबें, भाषण और दुनिया भर से निमंत्रण है। इस तरह उन्होंने बता दिया कि उनके पास कांग्रेस के सिवा भी काम करने का विकल्प है, जिसके बाद इस सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि 2024 में हमने पहली बार ओडिशा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। कई सालों के बाद आंध्र प्रदेश में अब एनडीए सरकार है। 2025 की शुरुआत दिल्ली में जीत के साथ हुई और 2026 की शुरुआत तमिलनाडु में एनडीए की जीत के साथ होगी। यही समय है जब लोगों को तमिलनाडु की डीएमके के नेतृत्व वाली भ्रष्ट और राष्ट्र विरोधी सरकार को हटाना चाहिए। 24 में ही पहली बार हम ओडिशा के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं। 2024 தான் நம்ம முழு மெஜாரிட்டியோட ஒரிசாவிலே நம்ம ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறோம்। बहुत समय के बाद आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बनी है। நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு ஆந்திர பிரதேசத்திலும் நம்முடைய என்டிஏ கூட்டணி ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது। हरियाणा, मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली, ये तीनों विजय की हैट्रिक ने देश की जनता का भरोसा भाजपा पर है वो साबित किया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।